बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बहुत इजी चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसको इलास्टिसिटी भी कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसी चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी भी है। वैसे तो इलास्टिसिटी जो है ना, वो गैसेज एंड लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम इसी चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे। गैसेज लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी इसी चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इलास्टिसिटी एक्चुअल में है क्या। देखो, इस दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं सब में इलास्टिसिटी है। सब एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करते हैं, जितने भी मटेरियल हैं सब एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करते हैं। देखिए कैसे, मान लो मेरे पास में यहाँ एक रॉड है, मान लीजिए मेरे पास एक रॉड और है, तो मेरे पास में ये दो रॉड्स हैं। इस रॉड को मैं ऐसे फोर्स लगा करके एक्सटेंड करना चाहता हूँ, लंबाई बढ़ाना चाहता हूँ, और इस रॉड पर मैं ऐसे फोर्स करके इसको कॉम्प्रेस करना चाहता हूँ, लंबाई घटाना चाहता हूँ, मान लो। अब मटेरियल क्या करता है? मटेरियल करता है इसका अपोज। अंदर मटेरियल है, एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो अंदर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो बंच है, ये इसका अपोज करता है। आप अगर इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो अंदर से मटेरियल एक अपोज करेगा, कहेगा नहीं एक्सटेंड मत करो। आपने यहां से कंप्रेस किया तो अंदर का मटेरियल अपोज करेगा, कहेगा नहीं कंप्रेस मत करो। ये जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो इसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं इसको? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या चीज है? डिफॉर्मिंग फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स applied on a material piece. Deforming force is external force applied on a material piece. Applied on a material piece to de-shape or deform it. To deform it. उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स जो है मटेरियल की शेप एंड साइज में चेंज करने की ट्राई करता है ना। तो दिस फोर्स ट्राइज टू चेंज दिस शेप एंड साइज। ट्राइज टू चेंज दिस शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज को चेंज करने का ट्राई करता है, करेक्ट। अच्छा, मटेरियल क्या करता है? इसका अपोज करता है। तो इंटरनल मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ध्यान दो, इंटरनल मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, और एटॉमिक अरेंजमेंट जो भी है ऑफ द मैटर और बॉडी, मैटर और बॉडी, ऑलवेज अपोजेस डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब बात बड़ी सीधी सी है। जैसे कोई भी मटेरियल है हमारे पास में, कोई भी बॉडी है, मान लो ये हमारे पास है, अब इसको हम डिफॉर्म करना चाहते हैं मान लो, तो हम इस पर कुछ फोर्स लगाएंगे, बॉडी उसका अपोज करेगी। तो ये तो पक्का ही है, और इसी का नाम इलास्टिसिटी है। ये जो बॉडी अपोज करती है ना, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, दिस प्रॉपर्टी या दिस प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, दिस प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू oppose the applied force. This property oblique tendency of a body to oppose the applied deforming force. Deforming force
is called elasticity. Is called elasticity. Elasticity, right? देखिए, if a body regains its original shape and size, after removal of deforming force, then such body is called then such material, है ना, such body or material, है ना, such body or material is called elastic. यानी कि इलास्टिक वो है जो वापस अपनी रीगेन कर ले शेप एंड साइज को। तो देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स लगता है ना, तो इंटरनल फोर्स created inside the material to oppose or resist, ध्यान दो, internal force created inside the material to oppose or resist the deforming force is called elastic force. है ना? If body is regaining original shape and size after removal of deforming force, जो कि अभी हमने बता भी दिया था एक बार, if body is regaining original shape and size after removal of deforming force आप लगाते हैं, external force है, then it is called elastic. Otherwise it is called plastic. ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड प्लास्टिक। प्लास्टिक वो है जो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ पाता। कोई भी 100% प्लास्टिक नहीं है, कोई भी 100% इलास्टिक नहीं है। तो इन आवर लाइफ नथिंग इज 100% इलास्टिक और 100% प्लास्टिक, दोनों ही नहीं है, मतलब उल्टी वाली चीज भी नहीं है। और तो देखिए, नेचर हमें बहुत सारे इंडिकेशन देती है। इन आवर लाइफ नथिंग इज 100% इलास्टिक, नथिंग इज 100% प्लास्टिक। ये नेचर हमें बहुत सारे इंडिकेशन देती है। ऐसा ही हमारी लाइफ में हर जगह एवरीवेयर नथिंग इज 100% है, मतलब 100% परफेक्ट कुछ नहीं है और 100% इम्परफेक्ट कुछ नहीं है। यानी ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसमें 100% गुण हो, सारी प्रॉपर्टीज हो ना। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसमें सारे अवगुण हो, कुछ ना कुछ गुण होता है। तो यही चीज जो है ना, हर जगह नेचर ने अप्लाई करी है। तो कोई भी चीज 100% इलास्टिक नहीं है, कोई भी चीज 100% प्लास्टिक नहीं है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन कुछ टर्म्स पर। तो देखिए, व्हाट टर्म्स आई विल डिस्कस, फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स आई विल डिस्कस दीज वन बाय वन टर्म्स। देखिए, मैं जिन टर्म्स को डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक
ठीक है, उसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फिर मैं डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ स्ट्रेन, फिर मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ इलास्टिक कोफिशिएंट्स। ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, इलास्टिक कोफिशिएंट, है ना। और इसके बाद में हम बात करेंगे टॉर्सन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इनमें रिलेशंस अमॉन्ग इलास्टिक कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। और इसके साथ ही फिर आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इलास्टिक कोफिशिएंट्स। तो ये इसके साथ ही समाप्त हो जाएगा फिर चैप्टर आपका। चलिए तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ध्यान दो, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स जो है ना, ये तीन तरह के होते हैं। नंबर वन, लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मिंग फोर्स, लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मिंग फोर्स। लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मिंग फोर्स अलोंग द लेंथ लगता है बेटा। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं और ऐसे दबाऊं तो दोनों ही तरह से ये लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मिंग फोर्स है। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मिंग फोर्स जो है ना, फिर से दो तरह के होते हैं, टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स, कॉम्प्रेसिव डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। तो टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव, ये दो तरह के डिफॉर्मिंग फोर्स होते हैं। अब देखिए टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स में हम लेंथ बढ़ाने की ट्राई करते हैं। हमने जितनी ट्राई करी बॉडी उसका अपोज करती है, इसे इलास्टिक फोर्स कहते हैं, राइट। तो जो बाहर से लगा वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, राइट। अच्छा इंटरनल क्या है, इंटरनल जो है इलास्टिक फोर्स है, इंटरनल जो है इलास्टिक फोर्स। दोनों इक्वल अपोजिट होते हैं, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि आप फोर्स लगा ही नहीं सकते जब तक आपके पास इक्वल अपोजिट फोर्स ना हो, है ना। तो इंटरनल इलास्टिक फोर्स, राइट। ऐसे ही अगर आप यहां पे मान लो एक रॉड को लेकर के कंप्रेस करने की ट्राई करते हैं कि इसको दबाइए, तो इसे कॉम्प्रेसिव लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। और इसके बाहर जो इसके जो अपोज होगी ना, बॉडी अंदर से जो अपोज करेगी जरूर अपोज, है ना, तो वो आपका इलास्टिक फोर्स है। चलिए ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स। वॉल्यूम को प्रभावित करता है वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स। ये थोड़ा डिफॉर्मिंग को मैं जल्दी से लिख जाता हूं तो ये आप समझ जाते हैं, समझ जाया करो। वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स, इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम में चेंज करने का ट्राई किया जाता है। जैसे इधर से इसको दबाया, सब तरफ से एक बॉडी को दबाया तो वॉल्यूम चेंज होगा, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स। वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स जो है ना ऑल राउंड लगता है। आजकल दिवाली का सीजन है, लड्डू बनाए जा रहे होंगे घरों में, है ना। लड्डू कैसे बनाते हैं, लड्डू बनाने का तरीका, लड्डू आप स्टफ लेते हो हाथ में, है ना, और फिर ले करके उसको चारों तरफ से दबाते हो, दैट इज लड्डू। दिस लड्डू मेकिंग इज वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स। वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स को प्रेशर या डेल्टा पी कहते हैं। डेल्टा पी से वो चलो खैर वो तो अपन बाद में बात कर लेंगे, अभी फिलहाल अपन ये समझ लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है ना। तो ये वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। तीसरा तरह का फोर्स आता है शियर डिफॉर्मिंग फोर्स। शियर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है कि बॉडी की साइज में तो चेंज करता है या नहीं करता है, शेप बिगाड़ देता है, शियर डिफॉर्मिंग फोर्स। तो देखिए शियर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर रहा है, जैसे ये एक बॉडी है या एक किताब है, मोटी सी बुक, आपके घर में बुक तो पड़ी होगी ना मोटी सी, एक किताब ले लो और उस बुक को ऐसे फोर्स लगाओ। तो देखो ये बुक है ना, इस पर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया बुक के ऊपर इस तरह से, अब ये बुक टेढ़ी हो जाती है, डी शेप हो गई। क्या हो गया, डी शेप हो गई। इसे कहते हैं शियर डिफॉर्मिंग फोर्स, करेक्ट। अच्छा अब मैं बात करूंगा स्ट्रेस की।
जितने टाइप के डिफॉर्मिंग फोर्स होते हैं उतने ही टाइप के स्ट्रेस होते हैं। देखिए जी, स्ट्रेस, स्ट्रेस को फंडामेंटल डेफिनेशन है स्ट्रेस की, है ना, इलास्टिक फोर्स पर यूनिट एरिया is called shear force, is called stress. इलास्टिक फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिक फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, अब देखो ये इलास्टिक फोर्स जो होता है ना बेटा, ये अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है हमेशा, है ना, क्योंकि न्यूटन ने थर्ड लॉ से क्या कहा कि अप्लाइड फोर्स तभी लगेगा जबकि इक्वल अपोजिट अवेलेबल फोर्स है, अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए स्ट्रेस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, इलास्टिक फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लिख दो, इसको क्रॉस सेक्शन लिख दो, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो अब आपका जो फोर्स है वो है F अपॉन E। तीन तरह के स्ट्रेस होंगे। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नंबर 1 लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में ये रॉड है और आपने इसको खींचना चालू कर दिया, तो ये फोर्स आपने अप्लाई करा, आपने फोर्स अप्लाई किया, निश्चित रूप से बॉडी भी इंटरनली इतना ही फोर्स अप्लाई करेगी अपने आप को बचाने के लिए, आपने उसको खींचना शुरू किया, बॉडी ने अपने आप को बचाना शुरू किया, दोनों बराबर चलेंगे, साथ चलेंगे, है ना। लास्ट में फिर जो जीतेगा जो जीत जाएगा, है ना, लेकिन जब तक नहीं तब तक वो बराबर करेगा। और ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, कैपिटल SL, इसे हम कहेंगे फोर्स अपॉन एरिया, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास में एक बॉडी है, उसका कुछ वॉल्यूम है, अब आपने इसको कंप्रेस करना चालू कर दिया, तो दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना, हाँ वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा, करेक्ट, ये चीज है जी। अब जब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो हम इस स्ट्रेस को कहते हैं प्रेशर या फिर डेल्टा प्रेशर, डेल्टा P, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, प्रेशर या डेल्टा P, है ना, होता तो F अपॉन ए ही है भैया, फोर्स अपॉन एरिया। अब एक्चुअली प्रेशर और डेल्टा P, इसका क्या मतलब है, देखो जी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो लगता है वो ऑल राउंड लगता है चारों तरफ से, है ना। अब आपके पास में जो प्रेशर और डेल्टा P की बात क्यों कही गई है, जैसे आप मून पर चले जाइए, चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, ठीक। अब वहां जो आप लगाएंगे वो स्ट्रेस प्रेशर के बराबर होगा, जो भी आप अप्लाई करेंगे। आप चंद्रमा पर जाइए, लड्डू बनाइए, जब चंद्रमा पे जाके आप लड्डू बनाएंगे मून के ऊपर जाकर के, तो वहां तो वैक्यूम है, लेकिन अगर आपने वहां लड्डू बनाना शुरू किया तो आप कुछ प्रेशर जरूर लगाएंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अच्छा, लेकिन अब आप धरती माता पर ऑलरेडी प्रेशर है, धरती माता के एटमॉस्फेयर का सब चीजों पर प्रेशर है, मुझ पर भी है, जितनी चीजें इस दुनिया में हैं सब पर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी कि कुछ प्रेशर ऑलरेडी अवेलेबल है, और वो जो प्रेशर अवेलेबल है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किससे पड़ने वाला है, चेंज इन प्रेशर से पड़ने वाला है। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बातें हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर का, शियर स्ट्रेस जो है ना, ये शेप बिगाड़ने के काम आता है, शकल सूरत खराब करना, है ना, शक्लो सूरत खराब कर देना, उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं। कैसे करती है शकल सूरत खराब, देखो जैसे मान लो ये आपकी जमीन है और यहां आपने कोई ब्लॉक रख रखा है, अब आप इस ब्लॉक पर अगर ऐसे फोर्स लगाते हैं ना, ऐसे,
कि चल भैया चल। अब सुनिए इस फोर्स का क्या मतलब है। यहां से रिजिडली आपने होल्ड कर दिया, यहां से रिजिडली होल्ड कर दिया, भैया खिसकेगा नहीं तू, खिसकना मना है, चलना मना है। अब आपने इसको इस तरह से कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, बॉडी की साइज शेप, वो साइज तो बदली या नहीं बदली, शेप बिगड़ गई, शेप बिगड़ गई। ये जो शेप बिगड़ गए ना इसको शियर स्ट्रेस कहते हैं। इसकी भी वैल्यू वही आएगी, एस शियर इक्वल टू एफ अपॉन ए। यानी आपके पास में तीन तरह के स्ट्रेस आ गए। सबसे पहला स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल, नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक, नंबर 3 शियर, और तीनों ही एफ अपॉन ए हैं, तीनों ही फंडामेंटली एफ अपॉन ए है ना। बस यहां एक चीज है हम करना चाहते हैं, यहां पे प्रेशर और डेल्टा पी वॉल्यूमेट्रिक वाले को, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से तीन टाइप के स्ट्रेस हैं उसी तरह से तीन टाइप के स्ट्रेन भी हैं। देखिए स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ध्यान दो, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, bodies shape and size changes, shape and size changes, due to application of deforming force body's shape and size changes. The ratio of change in size to the initial size, the ratio of change in size to the initial size is called strain. तो देखिए स्ट्रेन को मैं डिफाइन कर रहा हूं, स्ट्रेन को मैं स्मॉल एस से लिखूंगा, स्ट्रेस को हमने कैपिटल एस से लिखा, स्ट्रेन को मैं स्मॉल एस से लिख रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्ट्रेन ये क्या होता है, चेंज इन साइज अपॉन इनिशियल साइज। इसकी डायमेंशन आएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि ऊपर भी साइज है नीचे भी साइज है, इनिशियल साइज। ये आपकी स्ट्रेन है। अब देखिए स्ट्रेन भी तीन तरह के होते हैं, जैसे हमारे वो है सबसे पहले स्मॉल एस एल, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नंबर 2 होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, है ना। तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है शियर स्ट्रेन, एस एस, शियर स्ट्रेन। अब देखिए ये जो शियर स्ट्रेन है ना, ये थोड़ी सी टिपिकल चीज है, इसमें हमें समझना पड़ेगा। तो मैं वापस वही डायग्राम बना रहा हूं पुराना वाला, क्या कि मेरे पास यहां एक कोई ब्लॉक या बुक पड़ी है, मोटी बुक है ना। अब इस बुक को या ब्लॉक को मैंने ऐसे फोर्स लगाया, तो भैया जब ऐसे फोर्स लगाओगे ना तो इसकी शेप बिगड़ेगी और शेप ऐसी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा डायग्राम को, ये देखो, ये हो गया बेटा, है ना। हाँ थोड़ा सा एक मिनट जरा, जितना इधर उतना उधर करो, चलो जी, ये लिया। ये एंगल आपको कहलाता है फाई, इस एंगल का नाम है फाई। इस एंगल फाई को ही हम शियर स्ट्रेन कहते हैं, शियर स्ट्रेन कहते हैं। एक्चुअली में पता है क्या हुआ इसमें, जैसे ये जो है ना, ये कोर जो था, ये एज जो थी, वो एज यहां आ गई, इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं एक्स, इट इज कॉल्ड एज एक्स। ये जो हाइट है इसको कह देते हैं हम एल, है ना। हाँ, तो जो फाई है ना इसको हम कह देंगे एक्स अपॉन एल, इसे शियर स्ट्रेन कहेंगे, राइट, इसे शियर स्ट्रेन कहेंगे। चलिए
अब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे, इलास्टिक कोफिशिएंट्स, है ना, इलास्टिक कोफिशिएंट्स। देखो मैं बताऊं आपको, किसी भी बॉडी पर जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनेट होता है एक लिमिट तक, है ना, वो हम भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में, है ना। तो इलास्टिक कोफिशिएंट्स क्या है? इलास्टिक कोफिशिएंट्स एक्चुअल में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है ना। इसे हुक्स लॉ कहते हैं। अभी हम इस हुक्स लॉ को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है हुक्स लॉ, ठीक है जी। हर बॉडी जो है जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शनेट होते हैं। एक मिनट ज़रा मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ, हो तो रही है। तो ध्यान दीजिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आपस में प्रोपोर्शनेट है। यहां पर मैं लिखता हूं स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये आपका E आएगा। इलास्टिक कोफिशिएंट कहते हैं इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कोफिशिएंट। ये बात है, ये इट इज इलास्टिक कोफिशिएंट, करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे कि इलास्टिक कोफिशिएंट से आगे जब हम बात करेंगे तो मैं 3 तरह के इलास्टिक कोफिशिएंट्स की बात करूंगा, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक कोफिशिएंट। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात नहीं है। इलास्टिक कोफिशिएंट्स, 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक कोफिशिएंट्स। देखो जी, जैसे हमारे 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हुए थे, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हुए थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुआ था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हुआ था, शियर स्ट्रेस हुआ था, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ था, है ना। बिल्कुल वैसे ही 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक कोफिशिएंट्स हैं। देखिए सबसे पहला इलास्टिक कोफिशिएंट, लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान दो, लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की जब बात करते हैं, इसी को कहते हैं यंग्स मॉडुलस। इसी का नाम बेटा यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। अब देखो यंग्स मॉडुलस जो है ना, इसी का नाम लॉन्गिट्यूडिनल इलास्टिसिटी है, और मैं इसको कहूंगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बिल्कुल, SL लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्मॉल SL लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये आपका हुआ। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है F अपॉन A, आपको पढ़ाया था। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है? डेल्टा L अपॉन L। ये तो Y बराबर क्या आ जाएगा? Y बराबर कैपिटल F अपॉन L इंटू A इंटू डेल्टा L। ये आपका Y आ गया। इसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। और इसी का नाम लॉन्गिट्यूडिनल इलास्टिक कोफिशिएंट है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर 2, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी। थोड़ा इसको आप पकड़ने की कोशिश करिए। वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, एक्चुअल में इसका नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी को कहते हैं। अलग अलग किताबें इसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करती हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे मैं इसको B से रिप्रेजेंट करता हूं, है ना। बुक्स कई इसको K से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। अपन B से ही करेंगे, बाकी लोग जिससे भी करते हो, है ना। तो ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और पता है इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, वही वापस पुरानी बात,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अगर हम अर्थ पर हैं तो ऑलरेडी डेल्टा पी है बेटा, डेल्टा पी है, और इसको हम बोलेंगे डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम। तो आप अगर इसको कहते हैं कि डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, ये आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इसे आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं v इंटू डी पी अपॉन डी वी। ये लिखने के तरीके हैं, लिखने के तरीके हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये गैसेज में भी होता है, ये लिक्विड्स में भी होता है, ये सॉलिड्स में भी होता है, तीनों में होता है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज़ ओनली इन सॉलिड्स, है ना। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए यहाँ पर मैं सॉलिड्स लिख देता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी केवल सॉलिड्स में पाई जाती है ना। हाँ जी, लिक्विड्स एंड गैसेज में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, क्योंकि उनकी कोई लेंथ ही नहीं होती है। अब लिक्विड की क्या लेंथ, गैस की क्या लेंथ, कभी बात ही नहीं करी। तो ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स की है। लेकिन जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल, है ना। सॉलिड प्लस गैस प्लस लिक्विड, सबकी प्रॉपर्टी है जी, सब में पाया जाता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। तीसरी जो इलास्टिक कोफिशिएंट की हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे शियर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, शियर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ध्यान दीजिए आप, शियर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे हम। तो मैं यहां ये कह रहा था कि शियर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जब बात करेंगे बिल्कुल वही पुरानी बात है। इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए नाम है थोड़े से, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसी का नाम बेटा रिजिडिटी। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जब है तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा है बेटा, और ये पता है क्या है, ये है आपका शियर डिफॉर्मिंग फोर्स या शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेस आपका था एफ अपॉन ए, शियर स्ट्रेन आपका हमने कहा था फाई। तो यानी कि ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और ये है एफ अपॉन ए थीटा, ए फाई। ये जो फाई एंगल है ये आपका शियर स्ट्रेन है, करेक्ट। ओके, तीनों चीज़ें आपके पास में आ गई। ये आपका जो है ना स्ट्रेस तक की बातें हमने, इलास्टिक कोफिशिएंट तक की बातें हमने कर ली। अब देखिए इलास्टिक कोफिशिएंट तक की बातें तो हमने कर ली, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे करने वाले हैं, वो करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, देखिए कोई भी बॉडी पर आप जब स्ट्रेस लगाएंगे तो वो अपोज करेगी, पक्का, ठीक। अपोज तो हो रही है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, भारत में पुलिस वालों का एक अलग ही मतलब इमेज है कि भाई ये इमेज है। हालांकि अब वो इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इमेज सुधरे, लेकिन इमेज खराब ही है। देखिए मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को पकड़ा, व्यक्ति ने अपोज किया कि क्यों पकड़ा। पुलिस वालों ने एक झापड़ लगाई, ठीक। जब पुलिस वालों ने एक झापड़ लगाई तो उस व्यक्ति ने भी एक झापड़ लगा दी। अब साहब पुलिस का गुस्सा आप जानते ही हो, पुलिस वालों ने 10 लगाई तो उसने भी 2-4 लगा दी। अब पुलिस वालों ने फिर उसको पकड़ के डंडों से पीटना चालू किया, उसने भी 2-4 डंडे ठोक दिए, पुलिस वालों को छुन छान करके डंडे फेंक दिए, राइट। अब पुलिस वालों ने उसकी बढ़िया वाली मरम्मत चालू करी, फिर भी वो थोड़ा अपोज करता रहा, कुछ किसी भी तरह से, जिस तरह से वो कर सकता था उस तरह से अपोज किया, लेकिन पुलिस वालों ने उसके अपोज पर ध्यान नहीं दिया, मारपीट चालू रखी, ठीक। क्या हुआ, लास्ट में वो थक गया अपोज करता करता, उसने सोच लिया कि भैया अब मेरा काम तमाम होने वाला है। फिर क्या किया, फिर उसने ये किया कि भैया ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो।
अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया कि ठीक है, पड़ गया, पड़ा था, पुलिस वाले पीटे जा रहे थे, कोई अपोज नहीं। ठीक, फिर जब पीटे ही पीटे गए, पुलिस वालों को दया आई ही नहीं, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब मेरा तो कुछ होगा नहीं। तो उसने क्या किया, मरते मरते उसको एकदम से गुस्सा आया और उसने पुलिस वाले का डंडा छीना और उसकी आंख में दे मारा। अब पुलिस वाले की आंख पे। कुल मिलाकर के व्यक्ति ने अंतिम अपोज किया। मैं आपको इसी तरह की चीज इलाज स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये कोई स्टील का पीस है, हम इसको तोड़ना चाहते हैं, स्टील के पीस को तोड़ना चाहते हैं, तो हमने एक मशीन के अंदर इसको फिट किया और मशीन ने इसको इधर से खींचना चालू किया और इधर से खींचना चालू किया, दोनों तरफ से मशीन ने पकड़ करके उसको खींचना चालू कर दिया, फिट कर दिया यहाँ पे मशीन लगा करके कुछ, है ना। अब खींचना चालू हो गया, खींचना चालू हो गया तो सीन ऐसा हुआ, सबसे पहले स्ट्रेस क्रिएट होगा, उसके बाद स्ट्रेन क्रिएट होगा। अब बात को समझिए, यहां हम कैपिटल एस लगाते हैं, यहां हम स्मॉल एस लगाते हैं, है ना। तो देखिए हमने जब स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन बढ़ा, है ना। तो मटेरियल ने अपोज किया, हमने अपोज किया तो मटेरियल ने कहा ठीक है भाई, जब स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन भी बढ़ा, स्ट्रेन भी बढ़ा, फिर स्ट्रेस बढ़ा तो फिर स्ट्रेन बढ़ा। तो आप ध्यान दो, है ना, स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन बढ़ा, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अपोज किया, अपोज किया। मशीन ने तोड़ने का कोशिश किया तो पीस ने, जो पीस था उसने अपोज किया, अपोज किया। ये पीस स्टील का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है ना। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो किसी का भी हो सकता है, राइट। तो ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन हुआ। अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन का बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक लिमिट आई कि भाई अब जो है ना अपोज कम करेगा वो, अब अपोज कम करेगा। तो ये थोड़ा सा जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन चल रहा था कि स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन भी हुआ, है ना, दोनों बराबर बराबर हुए, बराबर बराबर हुए, मतलब बराबर बराबर नहीं, एक रेशियो आया, सेम रेशियो आया, है ना। उसके बाद में फिर ये स्ट्रेट लाइन जो हो रहा था ना, ये कर्व डिस्टर्ब होने लग गया, इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनेट है, स्ट्रेट लाइन है, तब तक इलास्टिक लिमिट है, राइट। इलास्टिक लिमिट के बाद में क्या होता है कि मटेरियल जो है ना अपोज करना बंद कर देता है, फिर स्ट्रेस खत्म हो जाता है, स्ट्रेस कम होने लग जाता है, खत्म नहीं, कम होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो अब मटेरियल की जो सीन है ना ऐसा होने लग जाता है कि भैया स्ट्रेस कम होगा, अपोज कम होगा धीरे धीरे करके। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके बाद में मटेरियल सरेंडर कर देता है कि भैया आप तो खींच ले जितना खींचना है मेरे को, है ना। तो फिर ये सीन इस तरह से बनता है कि लिटिल ना इट कम्स ऐसे, और फिर ये ऐसे बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो ये आपका इलास्टिक लिमिट है, इसे यील्ड पॉइंट कहते हैं, यील्ड पॉइंट। यील्ड का मतलब है बस हो गया काम, है ना। तो ये यील्ड पॉइंट। इसके बाद इसको कहते हैं रप्चर, इसका नाम क्या है, रप्चर। और फिर क्या होता है, टूटने का कार्यक्रम होता है। जब टूटने वाला होता है तो अब इस दुनिया में अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो टूटते टाइम पे एक लास्ट टाइम और अपोज करते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो टूट ही जाते हैं, अपोज ही नहीं करते सीधे। तो देखिए अगर मान लो कुछ मटेरियल जो टूट जाते हैं सीधे, वो तो कहते हैं कि चलो भैया तोड़ दो, वो तो और सरेंडर कर देते हैं, गए। कुछ होते हैं बहादुर, तो वो क्या करते हैं, टूटते टूटते भी जो है ना कहते हैं चलो थोड़ा सा अपोज कर लेते हैं, ऐसे टूट जाते हैं। फिर फ्रैक्चर तो आता ही आता है, फ्रैक्चर तो आता ही आता है, मतलब टूटेगा तो सही। कुल मिलाकर के ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसी मैंने अभी आपको पुलिस वालों की सुनाई थी कि मटेरियल को हमने खींचना चालू किया, राइट। तो सबसे पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है दोनों स्ट्रेट लाइन में बढ़े। स्ट्रेट लाइन में बढ़ने का मतलब होता है स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है ना, और बराबर रेशियो में बढ़ रहा है। फिर एक इलास्टिक लिमिट आती है, सहन करने की भी एक सीमा होती है ना। उसके बाद में ये आपका स्ट्रेस जो है गिरने लग जाता है, यानी उतना नहीं बढ़ता जितना स्ट्रेन बढ़ा था, स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस कम बढ़ता है। उसके बाद में फिर ये रप्चर चालू होता है, फिर बाद में फ्रैक्चर चालू हो जाता है।
ठीक है। तो ये जो अब फ्रैक्चर है ना, इसमें कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कॉपर एकदम से अपोज करता है, फिर टन की आवाज के साथ टूटता है। एल्यूमिनियम बिल्कुल अपोज नहीं करता, टूट ही जाता है ना। स्टील भी अपोज करता है। अलग अलग मटेरियल, अलग अलग तरह के मटेरियल है, राइट। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अब ये इलास्टिक लिमिट जो है ना, वो हुक्स लॉ है, वहीं पर हुक्स लॉ अप्लाई होता है। तो हुक्स लॉ क्या है उसको समझिए। हुक्स लॉ, दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल only up to elastic limit, applicable only up to elastic limit. ठीक है ना। तो अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट क्या होने वाला है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होने वाला है। अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होने वाला है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसे हम इलास्टिक कोफिशिएंट कहते हैं, इसे हम इलास्टिक कोफिशिएंट कहते हैं। अगर आप स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ही आएगा, है ना। आप चाहो तो यहां एक लाइन लिख सकते हो कि भाई स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। वो कोई खास बात नहीं है। अब ये जो इलास्टिक कोफिशिएंट है, इसके हमने आपको 3 तरह के बता दिए, लेकिन ये बात केवल कब तक है? जब तक इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद में हम इस लॉ को नहीं अप्लाई कर सकते। बाद में मटेरियल की प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। एक्चुअली पता है क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हर मटेरियल के अंदर कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कुछ अंदर का क्रिस्टल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल का अलाइनमेंट है, आपस में मॉलिक्यूल्स का जो है ना एक अरेंजमेंट है, वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। उसके बाद ये सब घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। मान लो आपने स्ट्रेस से स्ट्रेन आपने बढ़ाया, स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों बढ़ाया, इलास्टिक लिमिट तक अगर आप आए, अगर आप इलास्टिक लिमिट पहुंचने के पहले ही वापस रिवर्ट करते हैं, जैसे मान लो आपने स्ट्रेस बढ़ाना चालू किया, आप इलास्टिक लिमिट से आए नहीं, उससे पहले ही आप वापस लौटने लग जाते हैं और आप जो है ना स्ट्रेस घटाने लग जाते हैं कि भाई आगे नहीं जाना, तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, आप स्ट्रेस घटाना चाहते हैं। तो देखिए स्ट्रेस घटाने में क्या होगा कि अगर आप स्ट्रेस घटा रहे हैं और बॉडी एकदम इलास्टिक लाइन पर चलती चली जा रही है, तो उस बॉडी को कहते हैं इलास्टिक बॉडी, है ना। तो यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर इलास्टिक लिमिट, है ना, बिफोर इलास्टिक लिमिट, बिफोर इलास्टिक लिमिट, if we start reducing stress before elastic limit, if we start reducing stress, then if we come back on same line, on same line of stress strain curve, है ना, curve, then the material is called elastic, called elastic, 100% इलास्टिक कहलाएगा, इलास्टिक 100% इलास्टिक, ये ध्यान रखो आप। मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि भाई इलास्टिक लिमिट तक चल गया और चल गया वापस वो उसी लाइन पर आ जा रहा है, तो 100% इलास्टिक, ऐसा कोई मटेरियल इस दुनिया में नहीं है, एक भी मटेरियल नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब आप इसको हटाते हैं तो ये जो है ना थोड़ा थोड़ा इलास्टिक वो स्ट्रेन रह जाता है। आप स्ट्रेस को कम करते जाएंगे, इस तरह का ग्राफ आएगा। यानी कि आपका डिफॉर्मिंग फोर्स हटने के बाद, स्ट्रेस हटने के बाद भी कुछ स्ट्रेन बचा रह जाएगा, है ना।
तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल फॉलो दिस थिंग, उधर तो कोई जाता ही नहीं है, इधर ही होता है, ये फॉलो होता है, राइट। अब देखिए इसको मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स are following different curve, different return curve, थोड़ा मैं शब्द बदल रहा हूं, डिफरेंट रिटर्न कर्व रिटर्न हो रहा है, अभी लौट रहा है, लेकिन अलग है, सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ remains there in the body, even after removal of stress। आपने पूरा स्ट्रेस हटा दिया तब भी कुछ बचा रह जाता है, और जो है ना स्ट्रेस जो है आगे चलता है, स्ट्रेन पीछे रह जाता है। इस चीज को कहते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस, इसका नाम है इलास्टिक हिस्टेरेसिस नाम है बेटा, इलास्टिक हिस्टेरेसिस का मतलब है कि आपने स्ट्रेस हटा दिया तो भी अभी स्ट्रेन जिंदा है, स्ट्रेन खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है थोड़ी देर बाद खत्म हो जाए, तो उसको कहते हैं टाइम ऑफ इलास्टिक रेस्ट, है ना। हाँ, अगर मान लीजिए थोड़ी देर बाद में आपका ये स्ट्रेस जो है स्ट्रेन भी खत्म हो जाता है, तो दैट इज इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो इफ इट मे टेक, आप लिखिए इट मे टेक सम टाइम टू रीगेन, इट्स फाइनल शेप। अब देखिए मैं इसको ओरिजिनल शेप नहीं बोल रहा, मैं, क्योंकि ओरिजिनल शेप तो आएगी ही नहीं मटेरियल में, है ना। तो मैंने बोला इट में टेक सम टाइम टू रीगेन इट्स फाइनल शेप। आप वर्ड्स को थोड़ा पकड़िए कि फाइनल शेप का मतलब है भाई कोई नहीं कोई तो आएगी ही ना, थोड़ा सा धीरे धीरे आप जब पटक दोगे एक बार स्ट्रेस, तो वापस से बॉडी रीगेन करने की ट्राई करेगी, है ना। दिस टाइम इज कॉल्ड इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, अब आप थोड़ा सा जो है ना ये जो ग्राफ है इसके पॉइंट्स को पकड़ लीजिए जरा सा। ये बेटा इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक पॉइंट का मतलब यह है इलास्टिक लिमिट है कि यहाँ तक बॉडी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद में ये आपका यहाँ पे इलास्टिक लिमिट डिस्टर्ब होने लगे, ये यील्ड पॉइंट है ना, यील्ड पॉइंट। अब ये यील्ड पॉइंट की स्पेलिंग थोड़ा सा आप चेक कर लेना, IE है या EI है, मेरे को थोड़ा सा स्पेलिंग का, है ना। यील्ड पॉइंट है ना, YE है I है पता नहीं क्या है ना। मैं एक बार सर्च करूँ क्या यील्ड पॉइंट का, एक मिनट जरा मैं सर्च करता हूँ स्पेलिंग क्या है यील्ड पॉइंट की। अरे यार ये एक बात बताऊँ, ये जो अंग्रेजी लैंग्वेज है ना बहुत बेकार है, इसमें साइंस तो है ही नहीं इस लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये तो एकदम बेकार सा मतलब की लैंग्वेज है, YIE पता नहीं है, हाँ यील्ड, हाँ सही है करेक्ट, सही है, स्पेलिंग सही है, यील्ड पॉइंट यही है ना। यील्ड पॉइंट का मतलब है बस अब उसने अपना जो आपने स्ट्रेस लगा रहे थे तो आप सफल हो गए हो, आप मटेरियल को परास्त करने में सफल हो गए, मटेरियल हार गए, आप जीत गए हो। यील्ड का मतलब ये होता है कि आपने एक मटेरियल को चालू किया,
मटेरियल हार गया, आप जीत गए, तो यू आर द विनर। विनर होने के बाद में आप इसको खींच दो कितना भी, रप्चर कहते हैं इसको कहते हैं रप्चर। इसको प्लास्टिसिटी भी कहते हैं, इसको प्लास्टिसिटी भी कहते हैं। कुछ मटेरियल थोड़ा सा लास्ट में अपोज करके टूटते हैं, कुछ बिना अपोज के टूट जाते हैं, सरेंडर पूरा कर चुके होते हैं। तो इस तरह से ये आपका इलास्टिक है। अब जब आपने इसको रिटर्न करना चालू किया इलास्टिक लिमिट से पहले या इलास्टिक लिमिट से, तो फिर ये उस कर्व को सेम लाइन को फॉलो नहीं करता है, डिफरेंट लाइन को फॉलो करता है, और उस लाइन का जो है यहाँ पे कुछ स्ट्रेन बचा रह जाता है, स्ट्रेस जीरो होने के बावजूद भी। इस स्ट्रेन को फिर वापस से बॉडी है ना धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद में रीगेन करने की ट्राई करती है। दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। तो मेरे को लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। अब मैं आपको दो एक इंपॉर्टेंट बातें और बताऊंगा। तो सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, टोर्शन ऑफ रॉड और सिलेंडर। ध्यान दो, मान लो मेरे पास एक ये छत है, सीलिंग है जी, स्ट्रॉन्ग सीलिंग है। मैं इस पर एक जो है ना सिलेंडर को लटका देता हूं। सिलेंडर को हमने फिक्स कर दिया इस पर साहब रिजिडली। सो वी हैव फिक्स्ड द सिलेंडर रिजिडली ऑन द सीलिंग। ठीक है बेटा, ये सिलेंडर का रेडियस r है ना। ये यहां पर एक लाइन है, होगी दूसरी कोई लाइन, ओके। अब हमने क्या किया है कि ये सिलेंडर हमने यहां लटकाया। अब मैं इस सिलेंडर को पकड़ करके नीचे से टॉर्सन दे रहा हूं, ट्विस्ट कर रहा हूं, है ना। तो ऑन ट्विस्टिंग a cylinder, on twisting a cylinder held rigidly, on twisting a cylinder held rigidly, है ना, on twisting a cylinder held rigidly to the ceiling, है ना, to the ceiling। तो हमने सिलेंडर को रिजिडली हेल्ड किया है सीलिंग पर, और अब हम ट्विस्ट कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, द लाइन along the length twists the line along the length, इसको शिफ्ट लिखो, है ना। The line along the length shifts through angle phi, called angle of shear, but radial line is twisted by angle theta, called angle of twist, ये है जी, ये, राइट। तो अब देखिए क्या हुआ कि हमने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया, टेढ़ा किया ऐसे, तो ये सीन हो गया। आप जरा सीन को चेक करिएगा। अगर मैं इसको यहां तक लेता हूं तो ये लाइन ऐसे घूम गई, आपकी जो रेडियल लाइन थी वो लाइन भी घूमेगी, निश्चित रूप से घूमेगी, है ना। तो वो लाइन भी घूमेगी। मैं आपको कहता हूं ये एंगल फाई है, इसे कहते हैं शियर एंगल। तो फाई इज व्हाट? फाई इज शियर एंगल। एक्चुअली क्या हुआ, आपने फोर्स ऐसे लगाया था तो वो जो सारी की सारी लेयर्स है ना वो शिफ्ट हुई, तो शियर हुआ। अच्छा, यहां पर जो एंगल आएगा उसको हम ट्विस्ट कहेंगे। थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब देखिए यहां एक आर्क बनेगा बेटा, ये दोनों आर्क बराबर होंगे, मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर वाली जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ना वो जितना खिसकेगी ना उतना ही नीचे की रेडियल लाइन खिसकेगी, बराबर। ठीक है, एंगल फाई कम होगा
और ये एंगल ज़्यादा होगा अगर लेंथ ज़्यादा है तो, अगर लेंथ ज़्यादा है तो, है ना। तो देखिए इसके अंदर रिलेशनशिप बड़ी सीधी सी आएगी, आर्क दोनों के इक्वल होंगे, तो मैं कह दूंगा फाई इंटू एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ये आपका रिलेशनशिप है और बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। सवाल हैं काफ़ी सारे। चलिए मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और बता देता हूँ, फिर बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो एक्चुअली पता है क्या होता है, कोई भी जो बॉडी है, जैसे मान लो ये आपकी एक सिलेंडर है, सिलेंडर है। अब आप इसको अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो सिलेंडर का नया हाल ऐसा होगा, न्यू सिचुएशन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना। अब आपकी सिलेंडर की लेंथ इंक्रीज हो गई। बेटा जब सिलेंडर को आपने एक्सटेंड करने की ट्राई करी, सिलेंडर की लेंथ इंक्रीज हो गई, तो नेचुरल है कि उसकी थिकनेस डिक्रीज होगी। तो आप देखिए सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा है ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखिए ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन होता है डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डायमीटर अपॉन डायमीटर, डेल्टा एल अपॉन एल। इसी को आप ये भी कह सकते हैं डेल्टा रेडियस अपॉन रेडियस एंड डेल्टा एल अपॉन एल, दोनों एक ही बात है ना। हाँ जी। और ये जो आपका सिग्मा होता है ना, ये जो सिग्मा है ये मतलब मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए नेगेटिव ही है। तो अब ये नेगेटिव है तो हम सिग्मा की जो है ना वैल्यू जो है वो आपकी प्रैक्टिकली जो वैल्यू है वो -0.5 से 1 तक होती है बस। ये जो है ना ये सॉरी प्रैक्टिकल वैल्यू तो -0.5 से 0 तक होती है। थ्योरेटिकल वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं कि साहब कोई चीज़ जो है एक्सटेंड हो रही है तो फैल भी रही है, तो वो थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो -0.5 से 0 तक की आपकी ये वैल्यू होती है। और इसके बारे में हम डिटेल जो है बहुत डिटेल में बात करेंगे अभी। तो ये चीज़ आपका आज का लेक्चर 1 हो गया। मेरे को लगता है इस चैप्टर का बस समापन समारोह होने वाला ही है, इतना सा ही होता है। मुश्किल से इसके एक लेक्चर और आएगा और उसके एक लेक्चर के बाद में फिर क्वेश्चंस का आएगा लेक्चर, है ना। तो 2 या 3 लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लेक्चर आएंगे इसके इंक्लूडिंग दिस। तो आप इसके नोट्स आज ही बना लेना।